नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हर एक वो चीज़ जो किसी सेशन के स्टार्टिंग में हमको कहनी चाहिए, जो कुछ छूट गया हो आप जोड़ लीजिए। जुलाई के पहले दिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ और जून की तरह ये भी सेशन हमारा अच्छा जाए। हालाँकि जून का अभी जो डेली 30 है, वो उसका इम्पोर्टेंस समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो टेस्ट आपका होगा संडे को, जून का भी उसमें पूछा जाएगा। पीछे जितना है वो पूछा जाता रहेगा, ठीक है। जून का कल बंद हो जाना चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया है कि बहुत लोगों की बड़ी शिकायतें रहती है, खूब लेट से काम करते हैं और अगर लास्ट डेट आ जाती है तो लोग देखिए कैसे छटपटाते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया, ये सब छटपट छटपट होने लगता है ना, मेरा सब छूट गया। आज का जो टॉपिक है वो भारत में बैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे, उसके इतिहास को हम थोड़ा सा खोदेंगे। फिर वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उनको करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस ही करते रहते हैं। बाद में हम करंट में भी इसको कर लेंगे जो प्रश्न बचेंगे, लेकिन आज तो इतिहास ही खोदना है हमको, ठीक है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हमको देखने हैं। तो जुलाई का ये पहला दिन, आप सभी को खूब शुभकामनाएं, खूब अच्छे से ये सेशन बीते और जो लोग पिछली बार टेस्ट वगैरह सबमिट नहीं कर पाते थे, जीरो हो जाता था, उनके साथ ये सब दुर्घटनाएं ना हो। जो लोग और अच्छा करते हैं उनसे पूछ ले कैसे कैसे वो लोग टेस्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 लोग ही हैं जिनका गड़बड़ होता है। पहला प्रश्न है, भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाली। पहला प्रश्न का पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ आजादी के बाद हुआ। अब ऐसा जो प्रश्न सेट किया जाता है, इसमें एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से ये है कि एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, दोनों तो सही हो नहीं सकते। या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसको शुरू किया, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर शुरू किया गया। दोनों तो शुरू सही हो नहीं सकता है, एक ही सही होगा। तो भारत में जब अंग्रेज थे उन्होंने ही न्यू डाल दी थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो उन्होंने जैसे इससे पूर्व क्या था सिस्टम, जो भी महाजन होते थे, जो साहूकार होते थे, तो महाजन और साहूकार मनी लैंडर्स जो होते थे वो पैसे वगैरह देते रहते थे ब्याज पे, फिर लोगों से जास्ती करके उसको वसूलते थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ये सब देखा, तो इन्होंने फिर ऐसा स्टार्टिंग किया कि एक बैंक बनाया जाए ऐसा। खैर ये इनोवेटिव तो थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आज भी जो कमर्शियल बैंक है तो वो भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन वो कुछ नियम शर्तें होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर डालेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ठग ऑफ हिंदुस्तान नहीं है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ था, किस सन में स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए इसका। बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम मिश्रित पूंजी का बैंक ये था और ये शुरू हुआ था 1770 में। ए ऑप्शन मैच करिए, क्या आपने सही उत्तर दिया है? 1770 में ये शुरू हुआ था और कहां पर? कोलकाता में शुरू हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। फॉरेन सिस्टम का कोलैबोरेशन इसमें था और कोलकाता में इसको शुरू किया गया था। और ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी, उसके द्वारा शुरू किया गया था। ये भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और इसका सही उत्तर चुनें। 1931 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्या ये बात सही है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1931 में की गई, ये बात क्या सही है? आप सोच कर बताइएगा। और दूसरा है, 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था। आज जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, एसबीआई, वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया, तब इसका नाम चेंज हुआ। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इंपीरियल बैंक की जहां तक स्थापना की बात है, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या है इसका सही? मैं आगे बता रहा हूँ। 1921 की बात है, 1921 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, लेकिन उसके पहले की थोड़ी सी कहानी आप देखिए। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास ये 1843 में, 1843। तो ये बने और बाद में इन्हीं को क्या किया गया, इनको कंबाइन कर दिया गया और इनको कंबाइन करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 1 जुलाई 1955 की बात है, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, जीके का बिल्कुल धमाकेदार धांसू प्रश्न, है ना। जैसे लग रहा है कि टपक पड़ा बिल्कुल आसमान से प्रश्न, ऐसा प्रश्न है ये। बताइए, उत्तर दीजिए, बताइए। तो ये पहले एक बैंक हुआ करता था, अवध कमर्शियल बैंक। ये भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक, जो इसमें दिया नहीं है। लेकिन 1894 में पंजाब नेशनल बैंक
देश का पूर्ण रूप से पहला बैंक था, पूर्ण रूप से पहला बैंक, जो पूर्ण रूप से पंजाब नेशनल बैंक। तो जो पीएनबी के कस्टमर है वो प्राइड उनको होना चाहिए, उनको गर्व महसूस होना चाहिए, है ना, प्राउड कर सकते हैं कि वास्तव में ये हम ऐसे बैंक की के मेंबर हैं जो पहला, देश का पहला, है ना, फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इन द कंट्री, ये था पीएनबी, है। बाद में पीएनबी के साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। भारत में 1917 से 1923 ईस्वी का काल बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। 1723 की जो बीच का काल था वो बैंकिंग संकट का काल था, है ना। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, वाणिज्यिक बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, कमर्शियल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए हुई थी। तो दूसरा सही है, पहला भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैच कर लीजिए कि आपने सही उत्तर दिया था, दोनों सही है ना। और 1 जुलाई 1955 को फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मैंने बताया आंशिक राष्ट्रीयकरण करके उसको एसबीआई के रूप में बदला गया था। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। 19 जुलाई 1969 को वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस बार का जो पीसीएस का पेपर होगा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, थोड़ा सा पुरानी तरफ बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बस ये गुप्त बातें हैं, अपने तक सीमित रखिएगा। पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 19 जुलाई 1969 को ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, बिल्कुल फेमस है, कई बार पूछा गया, ये सन आपसे कई बार पूछा गया है। और 15 अप्रैल 1980 की बात है, 6 वाणिज्यिक बैंकों का फिर से हुआ था। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1968 में हुआ और उसके बाद में मतलब सामाजिक 69 में हुआ था। सामाजिक नियंत्रण लागू करने का निश्चय इस पर किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि कुछ सोशल कंट्रोल इस पर लगाया जाए बैंक के ऊपर, ओवर द बैंक, ठीक है। और इसके कारण से 19 जुलाई की बात है 1969 की, जब इसका क्या किया गया था, इसको नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया था। और उसी के बाद में इसी के साथ 6 वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को किया गया राष्ट्रीयकरण। 120 करोड़ या उससे अधिक की जिनके पास जमा राशि थी उनको इसमें शामिल किया गया था। भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? और भारत सरकार ने ये किया था। तो एक इसमें समिति थी एम नरसिंघम की समिति, ठीक है ना। और ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठित की गई थी। 1991 की बात है। 1991 में ये भारतीय रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने गठित किया था, मतलब ये भारत सरकार ने गठित किया था। और ये उसके फॉर्मर गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एम नरसिंघम, इनकी अध्यक्षता में, है ना, इनकी चेयरमैनशिप में इसको गठित किया गया था, है ना। उद्देश्य क्या था? रिफॉर्म द बैंकिंग सेक्टर, है ना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना। अगला जो प्रश्न है, महिला बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, किस शहर में महिला बैंक का मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय है कहां पर? महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013, याद करिए, 19 नवंबर 2013, मुंबई में इसका मुख्यालय है। सफलता में आज एक क्लास आपको मिली, क्योंकि एक क्लास इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि लाइट सप्लाई, मतलब गर्मियों में होता नहीं कभी वो ब्लास्ट हो जाना, बिल्कुल ट्रांसफार्मर जल जाना। बड़े बड़े शहरों में भी कभी कभी छोटी छोटी बातें ये परेशान कर लेती है। एक मिली है, एक अभी आपको मिल जाएगी, थोड़ी देर बाद मैं एक रिकॉर्ड करके अभी दूंगा। ज्योग्राफी की एक क्लास मिली, एक और मिलेगी। फिर परसों से मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन में जितनी जल्दी हो पाएगा, पॉलिटी की क्लास भी एक दूसरे सर को लेना है, तो वो भी अपना स्टार्ट कर देंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों साथ में चलेगी सफलता में, जिससे कम समय में पूरा हो जाए। मैंने जो वादे किए उससे 2 गुना से ज्यादा मैं उसमें दूंगा, ये भी जान लीजिए। मेरी आदत है, मैं वादा हमेशा जितना देना होता है उससे बहुत कम करता हूँ और उसके बाद में दे ज्यादा डालता हूँ। हमारी टीम कहती है कि आपकी प्लानिंग ये सब बड़ी अजीब रहती है, लोग ज्यादा बोल के आधा भी नहीं देते, आप बोलते हैं आधा और देते हैं ज्यादा, और लोग बोलते हैं ज्यादा, देते नहीं आधा। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, वो लोग वो हैं और हम ये हैं, ठीक है। लेकिन लोगों को वही लोग ज्यादा समझ में आते हैं जो बोलते हैं ज्यादा और देते हैं आधा। महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में। किस आयोग की सिफारिश में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। 1926 में एक ये आयोग गठित किया गया था, जरा गेस करिए कौन सा है? तो यह है हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग, कैसा यंग? यंग था, जवान था, लेकिन हिल्टन था, याद रखिएगा। 1926 में गठित किया गया और इसी की सिफारिश पर, इसी ने जब अपना रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, तो इसी की रिकमेंडेशन पर 1935 का जो एक्ट आया था, 1935 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? एक रिजर्व बैंक बनाया गया और मुख्यालय इसका मुंबई, दिल्ली में नहीं है, ध्यान रखिएगा।
अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण अलग से हुआ था 1 जनवरी 1949 को, रिजर्व बैंक का नेशनलाइज ये हुआ रिजर्व बैंक, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है, तो पेपर आउट हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। 49 में राष्ट्रीयकरण हुआ, 35 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा। स्थापना और राष्ट्रीयकरण अलग अलग चीजें होती है। एस्टेब्लिशमेंट होना और नेशनलाइज्ड होना ये दोनों अलग बातें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। रिजर्व बैंक के कार्य को आप देखेंगे तो करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, बिल्कुल सही बात है। और बैंकों के बैंक के रूप में भी कहा जाता है इसको, बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है ना। करेंसी जो नोट्स है, निर्गमन का मतलब उसको इशू करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अन्य कार्यों को हम देख लें तो जो इसके और फंक्शंस हैं उनमें देखा जाए तो करेंसी नोटों का निर्गमन और भारतीय रिजर्व बैंक ही ये करता है। एक अलग इसके अंतर्गत नोट निर्गमन विभाग, करेंसी इशू ऑफ करेंसी नोट्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है ना। ये इशूइंग डिपार्टमेंट ही अलग है। और देश की साख तथा बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखना भी इसका काम होता है, तो कंट्रोल द क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। और रिजर्व बैंक जो है ये केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, साख नियंत्रण का कार्य करता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। बाकी जो अन्य है, 1 रुपये का नोट छोड़िए और सिक्के छोड़ दीजिए, सारा इसको छोड़कर 1 रुपये नोट छोड़ दीजिए और कॉइन, ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा ऑल अदर जो नोट्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। और ये बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है। अगला जो प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, कौन सिग्नेचर करता है 1 रुपये के नोट पर? तो वित्त सचिव आप बन सकते हैं, आईएएस बन जाइए, वित्त सचिव बन के 1 रुपये के नोट पे साइन करिए। तो आप सोच रहे होंगे 500 पे, 2000 पे क्यों नहीं? गवर्नर बनने के भी चांस आपके पास है। तो ये जो फिनांस सेक्रेटरी होता है वो करता है। 1 अप्रैल 1957 को अपनाई गई जो भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 रुपये के नोट है ना, और ये भाई नोट वगैरह ये सब कैसे, कुछ गणित होना चाहिए ना। अगला जो प्रश्न है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना देश में कब लागू की गई? तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो योजना है, इस योजना को 14 जून कब लागू किया गया था? एक ही 14 जून से दिया है, 1995 में लागू किया गया था। ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए, उनकी ग्राहकों की जो शिकायतें हैं उनका निदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था 14 जून 1995 को। और सभी अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ये सब ग्राहक पहरियों के दायरे में आएंगे, कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसके दायरे में नहीं आएंगे। तो रीजनल जो बैंक होते हैं वो इसके दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। और इसमें निपटारा 2 माह के भीतर अगर नहीं किया जाता है तो वो बैंकिंग लोकपाल के पास 1 वर्ष के भीतर शिकायत कर सकता है। क्या कर सकता है? बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो बैंकिंग लोकपाल के पास मामला ना जाए तो पहले ही निस्तारण हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की 3य अनुसूची में, इसकी भी अपनी एक पूरी लिस्ट है, अनुसूचियां हैं, तो उस अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा जाता है। बैंकों की जो कैटेगरी है यहीं से निर्धारित होती है ना। तो पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि से बैंकों के नगद कोष में वृद्धि होती है। ध्यान से पढ़िए, पहला तो एक फैक्चुअल है ना, पहला फैक्चुअल है, इसकी 2य अनुसूची में यह है, तो पहला तो गलत हो गया, 3य नहीं, ये 2य अनुसूची में है ना, 3rd शेड्यूल में नहीं, 2nd शेड्यूल में है। और ये जो नगद आरक्षित अनुपात जब बढ़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, तो बैंकों के नगद कोष में वृद्धि कैसे होगी? उनको तो उस अनुपात में फिर वहां रखना पड़ेगा ज्यादा, तो ज्यादा अगर रखा जाएगा तो कम हो जाएगा इनका कोष, तो दूसरा भी गलत है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो CRR है, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार सभी जो अनुसूचित बैंक है उनको अपनी कुल जमा राशि का न्यूनतम 3% क्या करना पड़ता है? RBI के पास रखना पड़ता है। और साथ ही रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो इस अनुपात को 3% से बढ़ा के 15% तक कर सकता है। अगर ये ज्यादा कर देगा तो बैंक के पास ये 12% और ये रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ेगा, तो बैंक के पास कमी हो जाएगी ना, तो बढ़ेगा कैसे? नगद कोष में कमी हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, बाकी आप स्मार्ट है, सब समझते हैं। बैंकों में चालू खाते तथा बचत में जमा राशियां मांग जमा के अंतर्गत नहीं आती। मांग जमा यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट होती है, डिमांड डिपॉजिट में नहीं आती है। सोचिए क्या ये सही है? रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बांडों व प्रतिभूतियों पूर्व खरीद समझौते के तहत पर अदा किए जाने वाली ब्याज दर को रेपो दर कहा जाता है।
तो रेपो दर की ये परिभाषा क्या सही दी है? यानी बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्ड और जो प्रतिभूतियां होती हैं, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज जो होती हैं, उनको अगर खरीदा जाए, है ना, तो पुनर्खरीद समझौते के तहत जो उसके लिए ब्याज अदा किया जाता है उसको रेपो दर कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कठिन ही आपको लग रहा है, लेकिन पूछा ऐसे ही जाता है। पहला गलत है, क्योंकि क्या होता है, मांग जमा जो डिमांड डिपॉजिट होती है, तो डिमांड डिपॉजिट्स के अंतर्गत उन सभी जमा राशियों को शामिल किया जाता है जो जमाकर्ता द्वारा अपनी इच्छा अनुसार चाहे जब वापस मांगी जा सकती है। जब चाहे वो डिपॉजिटर्स जो है वो अपनी विश से क्या कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। बैंकों में चालू खाते और बचत में जमा राशियां ये डिमांड डिपॉजिट में ही आती है ना, चालू खाते में। रेपो दर क्या होती है? रेपो दर, ये पी यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी, हाँ यहाँ पे सही लिखा है, रेपो रेट। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले जो सरकारी बैंक उनको ले लिया जाएगा, है ना, और उसके बदले फिर दे दिया जाएगा पैसा, है ना, अदा की जाने वाली ब्याज, जो उसके बदले में फिर जो ब्याज अदा किया जाता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। सरल भाषा में जरा इसको बताइएगा कि क्या है ना, सिंपल सी इसकी परिभाषा होती है, और इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो। ग्रुप में जरा चर्चा कीजिएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, गले में खराश है मेरे। वह कोई भी चीज जो विनिमय के साधन के रूप में मान्य हो, जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, जो एक्सचेंजेस के रूप में क्या होती है, वैलिड होती है, तो वो उसको करेंसी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। यहाँ पे मुद्रा मतलब करेंसी, कहीं पे द्रव्य भी लिखा रहता है हिंदी में। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे ट्रेड मनी कहा जाता है। जिसमें शीघ्र पलायन यानी कि वो क्या होगी, मतलब वो माइग्रेट कर जाती है क्विकली। पलायन का मतलब ये कि वो जल्दी से जाने की प्रवृत्ति रखती है। तो दूसरा यहाँ पर सही नहीं है, पहला तो सही है। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये हॉट मनी की परिभाषा है। ऐसी फॉरेन करेंसी जो जिसकी टेंडेंसी होती है माइग्रेट क्विकली, वो क्या करता है, क्विकली माइग्रेट हो जाती है, ऐसी करेंसी, तो उसको हॉट मनी कहते हैं। मतलब वो जल्दी से पलायन कर सकती है, जा सकती है देश छोड़ के, है ना, यानी कि अलग लग गई, तो वो हॉट मनी होती है, विदेशी मुद्रा है। और मुद्रा तो वो है जो विनिमय के साधन के रूप में ये यूज हो सके। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक रहती है। मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है पूर्ति ज्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंपल से सोचिए, इसको कहेंगे सॉफ्ट मनी। क्या कहेंगे? सॉफ्ट मनी। ऐसी जो मुद्रा होती है, ऐसी जो मनी होती है, जो उसकी मार्केट में क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट मनी। हार्ड करेंसी इसकी का उल्टा होता है, यानी कि जिसमें डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, तो वो हार्ड हो जाएगी, हार्ड करेंसी हो जाएगी। हॉट नहीं, हार्ड हो जाएगी। हॉट तो जल्दी से छोड़ के जो चली जाएगी, तो हॉट जो होती है चीजें वो जल्दी छोड़ के चली जाती है। मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां मुद्रा का निर्माण होता है, मुद्रा का लेन देन होता है ना, जहां पे करेंसी का ट्रेड होता है। मुद्रा बाजार वो बाजार है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेन देन होता है, करेंसी का ट्रेड होता है, करेंसी ट्रेडेड, जहां पे लेन देन होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? डिवैल्यूशन का क्या अर्थ होता है? डिवैल्यूशन, तो डिवैल्यूशन, वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा की मूल्य की तुलना में क्या हो जाए, किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा की मूल्य की तुलना में कम कर दिया जाता है, तो उसको डिवैल्यूशन बोलते हैं, अवमूल्यन बोलते हैं। ठीक है, और अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं तय करती है कि कब उसको अवमूल्यन करना है, यानी कि पैसे को डाउन किया जाएगा। अगर पैसा आपका, जैसे मान लीजिए कि आपकी करेंसी डॉलर की तुलना में 70 रुपए की है, तो 70 रुपए से अगर 72 रुपए की हो जाए, यानी कि 2 रुपए और आपको चुकाने पड़ेंगे। अब ऐसे में क्या होगा? अवमूल्यन हो गया, आपकी करेंसी डाउन पड़ गई। अब आप बाहर से सामान को आयात करेंगे तो ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा। और अगर अवमूल्यन का उल्टा कर दिया जाए, उसका मूल्य बढ़ा दिया जाए, वैल्यूएशन उसका और बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? 70 की जगह 68 रुपए की हो जाए डॉलर। समझ रहे हैं? अंतिम प्रश्न टॉपिक का, फिर करंट पे चलेंगे। वैधानिक मुद्रा से भुगतान करने पर लेनदार इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, ये नियम है, बिल्कुल नहीं मना कर सकता। मना करे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और विमुद्रीकरण काले धन को निकालने हेतु अपनाई गई युक्ति है। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन एक डिवाइस इस तरीके से अपनाई गई थी, एक युक्ति थी या एक तरीका था, जिससे क्या, जो लोगों ने पैसा जमा करके रखा था उसको बाहर निकाल लिया जाए। तो सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। पुरानी मुद्रा को या कुछ बड़े नोटों को समाप्त कर देती है,
सरकार, तो उसी को डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। चलिए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और धन्य है वो चिकित्सक, धन्य है वो लोग जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, उनको सादर नमन, मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोगों की जान को बचाते हैं, लोगों की जानों को बचाते हैं और जान को बचाते हैं और जान की जान को बचाते हैं। समझ रहे हैं ना? डॉक्टर विधान चंद्र राय की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। पुण्यतिथि ही नहीं, इनका जन्मदिन और मतलब इनके जाने का दिन दोनों यही था। और ये जयंती भी पुण्यतिथि भी दोनों होती है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे 1948 से 1962 तक, ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। और इनको पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार भी समझा जाता है ना? आर्किटेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल भी इनको जाना जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय। बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े डॉक्टर और राजनेता, सब कुछ ये थे। 1 जुलाई। अगला जो प्रश्न है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो डॉक्टर वाले के साथ ही याद रखिए, चिकित्सा वाले के साथ ही, चिकित्सक दिवस के साथ 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को याद होगा आपको, मध्य रात से जीएसटी लागू हुआ था, तो पहला मनाया गया दिवस 1 जुलाई 2018 में, और तब से ये मनाया जा रहा है। तो 18 में पहला, 19 में दूसरा, 20 में तीसरा और 21 में चौथा। ठीक है, 21 में चौथा। ठीक है, ऐसा भी कुछ भी याद रहेगा तो पूछा जाएगा कौवा मनाया गया, किस नंबर का, तो ये जीएसटी डे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न, बाकी जीएसटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। हाल ही में नाइट्रैक्स का उद्घाटन किया गया, इससे संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। नाइट्रैक्स है क्या? थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी किए दे रहा हूँ कि नाइट्रैक्स वास्तव में है क्या। तो नाइट्रैक्स जो है ये नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक है। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है, सही है, असत्य कथन बताना है। एशिया का सबसे लंबा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है, टेस्टिंग ट्रैक। और इससे 375 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिकतम स्पीड टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब इतनी तेज स्पीड में आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं यहाँ पे जाके। गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए। हम लोग की गाड़ी तो 130, 35, 40 से ऊपर भागती ही नहीं है। मतलब जो सामान्य कार है 140, 45 तक भागती है, जो मैंने ड्राइव किया है। बाकी मेरी रॉयल एनफील्ड जो है वो भी 110, 115 तक भागती है ना। लेकिन अब इससे तेज चलाने के लिए तो गाड़ी बदलनी पड़ेगी। और ये अगला स्टेटमेंट दिया है कि बैंगलोर में स्थित है, तो बैंगलोर में नहीं, ये गलत है। ये इंदौर में स्थित है, इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल नहीं, इंदौर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बाकी सारी चीजें सही है। इसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब टेस्टिंग होगी। दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है, बाहर गाड़ियां भेजनी नहीं पड़ेंगी टेस्टिंग के लिए। गाड़ी बनाई जाती है तो टेस्टिंग की जाती है कि ये तेज में चलेगी, तो ऐसा तो नहीं पहिया निकल के आगे आगे चले, पीछे से गाड़ी आ रही है या पैदल पैदल आ रहे हैं, तो या बॉडी इसकी जो एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम है, या उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना बढ़ता है कितना घटता है, एयरबैग्स खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, सेफ्टी फीचर्स मेजर करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, फ्रीलांस जो राइटिंग है, स्वतंत्र लेखन जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए बुलेटिन नामक अपना नया पब्लिशिंग टूल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वही जिसकी लत आपको लगी हुई है। जिसको नहीं लगी हुई है वो बड़े भाग्यशाली, उनका सिलेक्शन जल्दी होगा। फेसबुक, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो कहीं पूछी नहीं जाती है, कहीं नहीं पूछी जाती है, और रात दिन यहीं पे पढ़ाई होती है। तो इसमें बुलेटिन सामग्री निर्माण, कंटेंट क्रिएशन, मोनेटाइजेशन भी इसमें करेगा, यानी कि पैसे अर्निंग भी होगी, ऑडियंस ग्रोथ, इन सब पर ये ध्यान देगा। फेसबुक ये कर रहा है। अगला जो प्रश्न है, स्टार लिंक क्या है? व्हाट इज स्टार लिंक? स्टारलिंक के बारे में आपने नहीं सुना हो तो जान लीजिए। टेस्ला और स्पेसएक्स का नाम सुना है? एलन मस्क का नाम सुना है? मेरा मतलब सपना है कि मैं एक बार एलन मस्क से मिलूं जरूर। देखिए मैं पूरा कर पाता हूँ कि नहीं पूरा कर पाता हूँ। और वास्तव में एलन मस्क मतलब एक महामान है। उपग्रह इंटरनेट समूह है ना, स्टारलिंक। एलन मस्क ने टेस्ला जो कार है और स्पेसएक्स के बारे में आप जान ही रहे हैं, इनकी कंपनी है। तो अब ये स्टारलिंक हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं। और अभी 12 देशों में ये 70,000 से अधिक यूजर्स इनके हैं। अब धीरे धीरे कर रहे हैं ये ग्लोबली इसको मतलब पैन वर्ल्ड पूरा ये क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और ये जो इसके लिए सैटेलाइट इन्होंने छोड़ा है, तो निचली कक्षा एलईओ में बड़े पैमाने पर हजारों छोटे उपग्रह इन्होंने छोड़े हैं। और ये उपग्रह नामित ग्राउंड ट्रांसीवर के साथ संचार करते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे ये डेवलप करके और इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे, यानी कि किसी तरीके से बाधा नहीं रहेगी। लाइन कट गई है तो डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलेगा।
अगला जो प्रश्न है कि संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है। नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल ऐसा भी कहीं है, बहुत कम है, कहीं कहीं तो है ही है, लेकिन गड़बड़ भी है। एक तरफ नमन करने का मन करता है तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनको मन करता है कि उनको कहीं कालकोठरी में बंद कर दिया जाए। तो नीति आयोग ने, भारत सरकार का ये थिंक टैंक है, नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है ना। ये गैर लाभकारी अस्पतालों पर शोध आधारित निष्कर्ष है, ठीक है। तो नीति आयोग ने इसको किया है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चर्चा में आई है। अभी क्या हुआ है, इसकी चर्चा में आने का कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू है, सही है। 2019 अगस्त में इसको शुरू किया गया, सही है। और ये जो योजना है सभी राज्यों के शासित प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं। पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है? अगर सभी शामिल हो जाते तो अभी मैं स्टेटमेंट जो बोला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी में लागू किया जाए तो क्यों होता? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाए, क्योंकि यही गलत है, ठीक है। क्योंकि अभी केवल ये जो है ये 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू है, अब सभी में इसको लागू करने का निर्देश दिया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, मॉडर्ना जो है, मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन है का आयात करने की अनुमति किस कंपनी को प्रदान की गई है? तो विच कंपनी हैज बीन गिवन परमिशन टू इंपोर्ट मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन? तो ये किसको दी गई है? ये कौन सी कंपनी? मैनकाइंड, सिप्ला, फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट, ये सब कंपनियां हैं ना दवा क्षेत्र में। तो मतलब मेडिकल से संबंधित चीजें और बहुत चीजें बनाती हैं, तो ये इक्विपमेंट भी बनाती है बहुत सारी। तो ये जो मॉडर्ना है ये सिप्ला को दिया गया है अनुमति, सिप्ला को दिया गया है। और कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना की चौथी वैक्सीन होगी, फोर्थ वैक्सीन होगी मॉडर्ना। तो मॉडर्ना के बारे में ध्यान रखिएगा, ये mRNA 1273 नाम से मॉडर्ना TX इंक द्वारा निर्मित की जा रही है। और ये 2 खुराक वाली वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक की एक ही खुराक की बात हो रही है। मैसेंजर RNA टीका जिसे mRNA वैक्सीन भी कहा जाता है, वैक्सीन का एक नया तकनीकी टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो mRNA वैक्सीन जो ये होगी, ये कोशिकाओं को मानव शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन या वायरल प्रोटीन के एक सूक्ष्म अंश का स्वतः उत्पादन करने सिखाती है, ऐसा करेगी। तो टेक्नोलॉजी पर मत जाइए, क्या करेगी, बहुत टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो यही इतना ज्यादा क्वेश्चन होंगे, यही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो इस सारी चीजें। और कुछ लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि सफलता में जिनको फीस वगैरह की दिक्कत हो रही थी उन्होंने संपर्क किया था, तो कई लोगों ने उसमें सफलता भी पा ली है एडमिशन में। तो अभी भी किसी की अगर दिक्कत हो तो उनको बताएं। और एक आपसे ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप इस परिवार के सदस्य हैं तो लोगों तक हमारे कार्यक्रम पहुंचाएं आप, है ना। अच्छे कार्यक्रम है, कोई गाली आपको नहीं देगा, यकीन मानिए। वो ज्वाइन करेगा तो उसको लाभ ही होगा। और ये हमारी टीम की तरफ से ये आपके लिए सूचना है, हमारी टीम की तरफ से ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको स्प्रेड करें, फैलाएं चारों तरफ, जिससे कि लोग जाने, ठीक है। बहुत बार लोग फंस जाते हैं, बहुत बार लोगों को अच्छे कार्यक्रम के बारे में पता नहीं चलता है। तो अच्छा है ये मैं कह रहा हूँ, बाकी फैलाने का काम आप करिए। और अभी आप लोगों को किसी चीज को दिक्कत हो तो जरूर मुझसे संपर्क करें। वैक्सीन पासपोर्ट कार्यक्रम में कौन सी वैक्सीन शामिल नहीं की गई? वैक्स जेवेरिया, स्पाइक वैक्स और कोविशील्ड, जेनसन, बताइए। इसमें कोविशील्ड को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा शामिल नहीं किया गया है। कोविशील्ड इंडिया में लग रही है ना। तो वैक्स जेवेरिया जो है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप है। कोमिरनाटी ये फाइजर बायोएनटेक के द्वारा है। स्पाइक वैक्स मॉडर्ना ये शामिल है उसमें। और ये जेनसन जो है ये जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा है। इन 4 को अनुमति दी गई है, इन 4 को शामिल किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया गया है, इसने अप्लाई ही नहीं किया है। कि हमको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि इस पर प्रश्न लगा दें आप, कोई अफवाह नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं। ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे सबसे, ये भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, बकवास वाले वीडियो एक से, ये हुआ, ये तीर मारा, ये बिल्कुल बहुत तगड़ा, बिल्कुल आ रहा है, ट्रेन दौड़ी चली आ रही है, ये सब वीडियोस। और आप लोगों के भी टाइम में बर्बाद करते हैं। तो इसने भी अप्लाई ही नहीं किया था। इसने कहा कि मतलब जो भी रहा हो इसका कारण, तो ये मत सोचिएगा कि इसने अप्लाई अगर किया होता तो कोई किसी मामले में कम नहीं है। अंतिम जो प्रश्न है इसको करिए और जाइए फिर प्रैक्टिस करिए।
हिमनद झील एटलस के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। एटलस है ये, हिमनद झील एटलस। इसके अध्ययन में रिसोर्स 2 लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 4 उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया है। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो के भुवन पोर्टल पर उपलब्ध है। कौन सा इसमें सत्य है? तो ये सभी सही है, जो सारे स्टेटमेंट दिए हैं, ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न आपसे बन सकता है। और ये जो डेटा है ये 25 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाली जो ग्लेशियर झीलें हैं, जो ग्लेशियर लेक हैं, उनका मानचित्रण इसमें किया गया है। और गंगा बेसिन की लगभग 4707 हिमनद झीलों का मानचित्रण मैपिंग इसमें की गई है। तो ये कैसा लगा आप जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है, अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं और किसी कारणवश व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हो, पर्सनली मैसेज करें, अपनी स्लिप भेज के उनको शामिल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।